आजादी का जश्न मनाता हिंदुस्तान और उस आजाद हिंदुस्तान के नक्शे में रंग भरते ये नन्हे हाथ। ये बच्चे सामान्य बच्चों से जरा अलग हैं, भेद करना नहीं जानते, बेहद खुश हैं अपनी दुनिया में। अपने मां बाप को उतने ही प्यारे हैं जितना कि कोई भी सामान्य बच्चा। लेकिन इस जीवांत संस्कृति में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आजाद और संपूर्ण होने का अर्थ कुछ और ही समझते हैं। कुछ साल पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में ऐसा ही एक केस देखने को मिला। मानसिक रूप से असहाय 8 बच्चे इसी दरिंदगी का शिकार बने आजाद हिंदुस्तान में। अभिव्यक्ति की आजादी, जीने की आजादी, सम्मान की आजादी सभी के लिए है, लेकिन इन बच्चों को ना तो आजादी के लिए काबिल समझा गया, बल्कि यहां तक कि उनकी पहचान को ही अनर्थ साबित करने की कोशिश की गई। అదిగో అక్కడ ఏమో ఉంది చూడు. ఏమున్నది? ఈ బాడీ 8-10 మధ్యాహ్న సంవత్సరాల పిల్లగాడిది. మొత్తం బాడీ డిస్కంపోజ్ అయింది. आंध्र प्रदेश के कुरनूल गांव की पुलिस को नदी में बहकर आई एक 10 साल के बच्चे की लाश मिली। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिससे वहां की पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि बच्चे की मौत 10 से 15 दिन पहले हुई है। बारिश की वजह से नदी की धारा तेज थी, जिससे पुलिस को यह भी अंदाजा हुआ कि लाश महाराष्ट्र से बहकर आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई है। सर, मेरा बेटा ऋषभ अचानक से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। सर, अब कुछ भी करके उसे ढूंढ दीजिए प्लीज सर, प्लीज। आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे। बच्चा कब लापता हुआ? सर, कल शाम से। कहाँ से गायब हुआ? कल शाम अपने आया के साथ गार्डन गया था। ऋषभ के इस आया का नाम क्या है? मनीषा सर। ऋषभ बाबा, आपको बुड्ढी के बाल चाहिए? चाहिए आपको? अच्छे लगते हैं आपको? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन तब तक यहीं बैठे रहना अच्छे बच्चे की तरह। हाँ, कहीं भी नहीं जाना। सुनोगे ना मेरी बात? हाँ, नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, यहीं बैठे रहो। आपका बेटा मानसिक रूप से? जी सर, वो एक स्पेशल चाइल्ड है सर। सर, मेरा बेटा बहुत समझदार है। अगर मैं उसे एक बार कहीं बैठने के लिए कह दूं, तो वो तब तक वहां से नहीं हिलता जब तक मैं उसे ना कहूं। और फिर मनीषा के वापस आने तक वो खुद कहीं उठ के चला जाए, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, हमने उसे हर जगह पे ढूंढा सर, पर वो कहीं नहीं मिला।
फिरौती के लिए किसी का फोन आया था? जी नहीं सर। आपको किसी पे शक है जो ऐसा कर सकता हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। ये केयरटेकर मनीषा? नहीं सर, मनीषा ऐसी औरत नहीं है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मनीषा ही है जिसने उसे आखिरी बार देखा है, इसलिए उससे पूछताछ करना जरूरी है। कहाँ मिलेगी मनीषा? సార్ భీమా నదిలో దొరికిన పిల్లవాడి శవం తొక్క ఏం రిపోర్ట్ మేలో వచ్చేసింది. अब आंध्र प्रदेश पुलिस के पास उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, जिससे एक अहम बात सामने आई थी कि मरा हुआ बच्चा मानसिक रूप से असहाय था। बच्चे की मौत किसी पथरीली चीज पर सर पटकने से हुई थी और वहीं से पुलिस ने अपनी थ्योरी बनाई कि उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए उसके ही माँ बाप ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया है। बच्चे निर्मल निश्चल भगवान का रूप होते हैं। उनकी भोली चालाकियों में भी मासूमियत होती है और शायद उनकी इसी मासूमियत को किसी की नजर लग गई थी। महाराष्ट्र के सोलापुर से 2 बच्चे गायब हुए थे और आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक की लाश मिली थी। क्या असलियत थी इन हादसों की? क्या इन तीनों हादसों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक था? कोई क्यों इन मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा था? चल नाटक बंद कर, बोल बच्चे के साथ क्या किया? कहाँ छुपा के रखा है या मार डाला उसे? साहब मैं ऋषभ बाबा को माँ के जैसा प्यार करती थी साहब, उसका बहुत ख्याल रखती थी। मैं कह को उसको ये फिल्मी डायलॉग बंद कर। हम अपने पे उतर आ गए ना तो ये ममता 2 मिनट में निकल आएगी बाहर। मैं सच बोल रही है साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही है। अब चाहे तो मैम सबको पूछो ना साहब। हाँ मेम साहब से भी पूछेंगे, तुझे जो पूछा है वो बोल पहले। मेरे को नहीं मालूम है साहब कि बाबा किधर चला गया हो या बाबा को कोई लेकर गया। साहब मैं 3 महीने से उसको गार्डन में लेकर जाती है, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साहब। पता नहीं हमें कैसा हो गया साहब, हमने बहुत ढूंढा बाबा को। कहाँ ढूंढा तीनों ने? नहीं साहब, हम 2 ही थे, मैन साहब और मैं। क्यों ऋषभ के पिता नहीं थे क्या? साहब तो पुणे में थे साहब, कुछ दिन पहले कंपनी की तरफ से साहब का ट्रांसफर हो गया है साहब, तब से पुणे में ही है। अब बस मैं और मैन साहब ही है साहब और बाबा। लेकिन ठीक है अभी तुम जा सकती हो, लेकिन हमें पूछे बगैर शहर के बाहर नहीं जाना। हाँ साहब। भोसले, अभय मोहिते के कंपनी से उसका पूरा बायोडेटा निकालो। ऋषभ जैसे बेटे की जिम्मेदारी होते हुए उसने ट्रांसफर एक्सेप्ट कैसे कर लिया? अभय मोहिते में कुछ गड़बड़ है। और एक बात, उसके पड़ोसियों से पूछताछ करो। हो सकता है जिसे हम घर के बाहर ढूंढ रहे हैं वो घर के अंदर हो। ओके सर, वो कुछ 5 साल पहले इस कॉम्प्लेक्स में रहने आए थे, तभी से मैं उन्हें जानता था। उन दोनों पति पत्नी के बीच में कभी कुछ झगड़ा ऋषभ को लेकर? हाँ सर, शुभांगी ने एक बार बताया था ऋषभ जब 3 साल का था तो अभय को दूसरा बच्चा चाहिए था, लेकिन वो डरती थी कि दूसरा बच्चा आने से ऋषभ की देखभाल में कुछ कमी ना रह जाए, इसलिए उन दोनों में हमेशा खटपट होती थी। हमें पता है आपको ऋषभ से प्रॉब्लम था, लेकिन और कोई तरीका नहीं बचा उससे दूर जाने का, तो आपने अपना ट्रांसफर करवा लिया पूना में। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इन्होंने तो अपना ट्रांसफर रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर कंपनी ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मिस्टर अभय खरे है? हो सर, खरा है, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन हमने तो आपके कंपनी के मैनेजर से बात कर ली तो उसने कहा आप खुद आगे आए थे ट्रांसफर के लिए, बल्कि उसने तो एप्लीकेशन भी दिखाया आपने किया हुआ। अब है क्या ये सच है? अरे उस बेचारे को तो इतनी समझ भी नहीं है, उसका बाप बाप कहलाने के लायक ही नहीं। मुझे नफरत है उसके बेचारेपन से, थक गया हूं मैं उसकी सेवा करते करते। सर मुझे तो लगता है कि ऋषभ को अभय ही कहीं पर छोड़कर आया होगा, क्योंकि उसे पता है कि ऋषभ वापस लौटकर नहीं आ सकता। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। हाँ एक बात तय है कि अभय कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है और उसका पता लगाने के लिए हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी।
सर हजरत शाह दरगाह के आगे जो नदी का मोड़ है वहाँ 2 बच्चों की लाश मिली है। सर दोनों बॉडी लगभग एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर मिली है, जिसमें से एक बॉडी पूरी तरह से गल चुकी है और सर इसके एक हाथ में 6 उंगलियां हैं। सर इसे देखकर लग रहा है कि इसकी मौत लगभग 2 महीने पहले हुई होगी। और सर ये दूसरी बॉडी, इसे देखकर लग रहा है कि इसकी मौत 15-20 दिन पहले हुई होगी। और एक बात सर, चेहरे के स्ट्रक्चर को देखकर लग रहा है कि ये दोनों स्पेशल चाइल्ड रहे होंगे। अभय मोहिते का बच्चा भी मेंटली चैलेंज था ना? हाँ सर। दोनों को बच्चे की शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। नहीं, ये हमारा ऋषभ नहीं। नदी में 2 बच्चों की लाशें मिली है, एक ये और ये दूसरी पूरी तरह से गल चुकी है। उसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां है। नहीं सर, ये मेरा ऋषभ नहीं हो सकता। और मेरा ऋषभ है कहाँ है मेरा बेटा ऋषभ? अगर उसे कुछ हो गया ना तो देख लेना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बच्चों की मौत सिर किसी पत्थर से टकराने से हुई है। दोनों बच्चे मेंटली चैलेंज्ड है। एक मेंटली चैलेंज बच्चा गायब है। इसका मतलब भोसले इस तरह के कत्ल की और भी खबर आ सकती है। ये दोनों बच्चे कौन हैं? हमारे पास सिर्फ ऋषभ की रिपोर्ट है। भोसले एक काम करो, सभी पुलिस स्टेशन से ये चेक करो कि कहाँ और कितने मेंटली चैलेंज बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट आई है। और ये स्पेशल चाइल्ड के स्कूल और संस्थाओं में देखो कि 6 उंगलियों वाला कोई बच्चा स्टूडेंट था या नहीं। ये 6 उंगलियां उस बच्चे की पहचान करने में हमें मदद करेगी। ओके सर। सर एक विद्या निकेतन नाम की संस्था है जो ऐसे मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए काम करती है। उनके स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है जिसकी 6 उंगलियां हैं। उसका नाम समीर पवार है, लेकिन सर वो 2 महीने से स्कूल नहीं आया। हमने उसके घर का एड्रेस ले लिया है। इस समीर पवार के माँ बाप को मिलना पड़ेगा। घर पे तो ताला लगा हुआ है। हाँ सर। ये समीर पवार नाम का मेंटली चैलेंज लड़का आपके सामने ही रहता है ना? हो सर। क्या बता सकते हैं वो लोग कहाँ गए? सर आनंद पवारने दुसरी शादी की आणि फिरायला गेला तो। क्या समीर को भी साथ में लेके गए? साहब 1.5-2 महीने से तो मैंने उसको देखा ही नहीं है। किधर गया पता नहीं। बेचारा बच्चा, देखो ना साहब उसका भी नसीब कैसा। पैदा ही ऐसा हुआ और उसके बाप को तो उसकी कुछ फिक्र ही नहीं है। वो सिर्फ खुद की ही सोचता है। बीबी को 1 साल भी नहीं हुआ मर के, उसने दूसरा शादी कर लिया और घूमने के लिए गया। क्या बता सकते हैं वो वापस कब लौटेंगे? कल तक आ जाएंगे। क्या बात है साहब, क्यों पीछा कर रहे हो? क्या बात है साहब, क्यों मार रहे मेरे को? तुम्हारा 8 साल का बेटा समीर पवार मेंटली चैलेंज्ड है, कहाँ है? साहब मालूम नहीं किधर है वो। एक दिन गायब हुआ, तब से मिला नहीं मुझे। उसे ढूंढने की बजाय दूसरी शादी बनाकर हनीमून में बिजी है तू। साहब ये शादी समीर गायब होने के पहले से ही तय थी। समीर गायब होने का इस शादी से कोई संबंध नहीं साहब। मैं बहुत परेशान था साहब समीर की जिम्मेदारी उठा के, लेकिन जब समीर गायब हो गया तो मुझे लगा मुझे मुक्ति मिल गई, इसलिए मैंने कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई साहब। और साहब वो ठीक भी नहीं होने वाला था।
तेरे जैसा बाप होने से बेहतर है वो अनाथ होता, और तुझे उससे मुक्ति मिल गई है। उसकी लाश मिली है हमें। अब तेरे बेटे का अंतिम संस्कार तू करेगा या उससे भी मुक्ति चाहिए? छुटकारा चाहिए तो बोल, हम करेंगे उसका अंतिम संस्कार, वो भी भरी हुई आंखों से। सुनो, इधर आओ। क्या साहब? कौन हो तुम? पवार से क्या काम है? वो साहब, पवार साहब के बच्चे को संभालती थी मैं। आया हूँ, बचा हुआ पगार के वास्ते आई हूँ। क्यों? नाम क्या है तुम्हारा? गोदावरी। भोसले, नंबर और एड्रेस ले लो इसका। सर, हमने सोलापुर के सारे पुलिस स्टेशन में मेंटली चैलेंज बच्चों के मिसिंग कंप्लेंट के बारे में पता किया, तो एक बात सामने आई कि सोलापुर के ही सिद्धेश्वर पेट के एक एरिया में एक बिजनेस पर्सन राजेश शिर्के ने अपने 8 साल के बेटे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उनका बेटा भी मेंटली चैलेंज है। एक ही शहर के 2 मेंटली चैलेंज बच्चों की लाश मिलना और एक का गायब होना, उसलिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस कत्ल और गायब होने के पीछे जो मकसद है वो शायद एक ही है। हो सकता है इन लाचार बच्चों के माँ बाप इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी सुपारी किलर ने नया बिजनेस ढूंढ लिया हो इन मासूम बच्चों को ठिकाने लगाने का। सर, मुझे लगता है कि हमें इन बच्चों के माँ बाप के कॉल डिटेल्स देखने चाहिए, शायद हमें उससे कुछ लिंक मिले। हाँ, लेकिन उसके पहले इस दूसरे बच्चे की पहचान करानी होगी। भोसले, राजेश शिर्के को बुलाओ इस दूसरे बच्चे की शिनाख्त के लिए। ओके सर। सौरभ, सर, बच्चों के माँ बाप के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। एक बात हैरानी की है सर, ये अभय मोहिते और राजेश शिर्के के बीच में एक बार नहीं कई बार कॉल हुआ है। हो सकता है दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया हो अपने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन ये इतनी चालाकी दिखा रहे हैं तो कंफर्म है कि फोन पर तो डिटेल बातें नहीं की होगी। एक तो छुपकर मिले होंगे या नेट पे बातें की होगी। एक काम करो भोसले, अभय मोहिते और राजेश शिर्के को उनके कंप्यूटर के साथ पुलिस स्टेशन बुलाओ और साइबर एक्सपर्ट को भी बुलाओ, और हाँ, अभय और राजेश को अलग अलग रखना जब साइबर एक्सपर्ट उनके मेल्स चेक करता होगा। ओके सर। तुम राजेश शिर्के को जानते हो? मैं किसी राजेश शिर्के को नहीं जानता। ये तुम्हारे मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स, ये नंबर तो पहचानते होगे। ये अभय मोहिते कौन है? अभय मोहिते, ये नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं। ये नाम तुमने कभी सुना नहीं, लेकिन उसके साथ नेट पर अपने बेटे के बारे में, सौरभ के बारे में सारी बातें शेयर कर ली। सर, बिजनेस की वजह से मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, सबके नाम मुझे याद नहीं रहते। तो तुम अभय मोहिते को नहीं जानते? जी नहीं जानते। चलो मान लिया ये नंबर तुम नहीं जानते, अपने मोबाइल से ये नंबर डायल करो। हाँ अभय मोहिते, मेरे केबिन में आओ, तुम्हारी याददाश्त दुरुस्त करनी है और तुम्हारे एक दोस्त से भी मिलवाना है। आओ। चलो।
कि तुम दोनों अनजान बनने का नाटक बंद करो। हमारे पास सबूत है। ये तुम दोनों के बीच जो चैटिंग हुआ था उसकी प्रिंट आउट है। यहाँ अभय ने साफ साफ पूछा है, क्या तुम तुम्हारे प्रॉब्लम से मतलब सौरभ से छुटकारा चाहते हो, और तुमने पूछा है कैसे छुटकारा पाऊं। अब साफ साफ बताओ। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे चैट रूम्स में कोई अपना असली नाम लेकर नहीं आता, और मुझे सचमुच नहीं पता था कि मैं अभय मोहिते से, मतलब अगर ये अभय मोहिते है तो इनसे बात कर रहा हूं। और चलिए मान लिया कि मैंने मैसेज किया, ये कैसे डिसाइड हुआ कि मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूं वो मेरा बेटा सौरभ है? अगर तुम कंफ्यूज थे कि सामने वाला तुम्हारा प्रॉब्लम कोई और समझ रहा है, तो उसे क्लियर करने की बजाय ये कैसे पूछ लिया कैसे छुटकारा पाऊं? यही नहीं, इस चैटिंग के बाद तुम दोनों में फोन पर भी बातें हुई है बहुत बार। ये देखो, उसके बाद तुम दोनों मिले, अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने प्लानिंग की। दोनों ने एक दूसरे के बच्चों को गायब किया, जिसमें से सौरभ मर चुका है और ऋषभ का पता नहीं। अब साफ साफ बोलते हो या हम बुलवाए? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप एक दुखी और मजबूर बाप पर इल्जाम लगा रहे हो। 8 साल से हमने सौरभ की किस तरह देखभाल की, यह सिर्फ हम जानते हैं। 1 मिनट के लिए उसे अपने आंखों से दूर होने नहीं दिया, क्योंकि हम जानते थे कि वो 1 सेकंड भी अपना ख्याल नहीं रख सकता था। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं और मेरी बीवी हम दोनों एक दूसरा एक नॉर्मल बच्चा चाहते थे। सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त 16th वीक में हमें पता चला कि हमारा दूसरा बच्चा भी नॉर्मल नहीं है। मेडिकल कंसेंट से हमने अबॉर्शन करवाया। सर, अब मेरी बीवी तीसरी बार प्रेग्नेंट है। हम दोनों सौरभ के दुख से बाहर नहीं निकले, और ना ही इस डर से कि हमारा तीसरा बच्चा भी पहले दोनों बच्चों की तरह ना हो। आप मुझे समझने के बजाय मुझ पर यह इल्जाम डाल रहे हो कि मैंने ही अपने बच्चे का कत्ल किया। आप अपना फेलियर हम दोनों पर क्यों थोप रहे हो? सर, मैं मानता हूं कि मैंने राजेश को फ़ोन किया था, पर तब मैं इनका नाम और कंडीशन नहीं जानता था। मुझे सिर्फ अपने सॉल्यूशन से मतलब था। जैसे मैंने अपना ट्रांसफ़र पुणे करवाया, वैसे ही ये भी खुद को दूर कर ले, ना कि अपने बच्चे को जान से मार दे। सर, सच कहता हूँ, आज से पहले मुझे इनका असली नाम तक पता नहीं था। कभी बताया ही नहीं, ना मेल में ना फ़ोन पर। को अंदर करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है भोसले। या तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी है, या फिर ये दोनों बहुत शातिर है। सर, मुझे तो लगता है कि ये दोनों इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हैं। 2 डंडे पड़ेंगे ना, सब कुछ सच उगल देंगे। इसके लिए भी हमारे पास उनके खिलाफ सबूत चाहिए। वो दूसरा बच्चा समीर पवार, उसके बाप का इनसे कोई कनेक्शन निकला? नहीं सर, हमने उसके भी सारे कॉल डिटेल्स और इंटरनेट हिस्ट्री निकलवाई, लेकिन इनके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं निकला। इन दोनों मर्डर्स को लेकर मेरा ऐसा यकीन है ये यहीं पे नहीं रुकने वाला। कुछ और बच्चे भी इसका शिकार होने वाले हैं, या फिर हो चुके हैं। पूरा 1 महीना बीत गया, हमारी सरस्वती को गायब हुआ। और तुम पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं खुश हूं या दुखी। बस इतना जानता हूं कि खाने वाला एक मुंह कम हुआ। कैसे पालते थे उसे, तू बस इतना समझ ले कि वो जहां भी होए खुश रहे। भगवान ने तुम्हें माँ का दिल नहीं दिया ना, दिया होता तो पता पड़ता। मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। मैं अब उसका और इंतजार नहीं कर सकती। मैं आज के आज पुलिस के पास जाऊंगी। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला।
सोलापुर के आसपास सेम 3 केस का एविडेंस मिला है। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक नदी में 8 साल के बच्चे की लाश मिली और आंध्र प्रदेश में एक 10 साल के बच्चे की लाश मिली। दोनों ही बच्चे मेंटली चैलेंज थे। दोनों ही स्टेट में किसी ने भी मेंटली चैलेंज बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी, इसलिए पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार किया। और सर, उजनी नदी के डैम एरिया में एक एनजीओ ने मेंटली चैलेंज बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। वो बच्चा अकेला था, कोई रिश्तेदार नहीं था, सड़कों पर घुमा करता था, इसलिए वही एनजीओ उसकी देखभाल करता था। इसका मतलब 7 मासूम बच्चे इस जंगल में फंसे हैं। भोसले, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पुलिस से कोऑर्डिनेट करो और नदी के एग्जैक्ट लोकेशन लो जहां ये डेड बॉडीज मिली है। यस सर। और एक बात, मुझे महाराष्ट्र के सारे नदियों के मैप्स चाहिए। नदी के इस रूट में काफी कुछ छुपा हुआ होगा। पता नहीं कितने मासूम बच्चे शिकार हुए हैं और कितने होने बाकी है। ओके सर। ये वो 7 पॉइंट्स है जहाँ बच्चों की लाशें मिली थी। भीमा नदी का रूट यहाँ से महाराष्ट्र से कर्नाटक होकर आंध्र प्रदेश में और समुद्र को यहाँ मिलते हैं। ये सब बच्चे जिनकी लाशें मिली है वो सोलापुर के थे। नदी के तेज बहाव के कारण यहाँ आंध्र प्रदेश में मिले। जिसने भी कत्ल किया है उसने मार के उन्हें नदी में डाला होगा। ये कातिल नदी का बहाव और नदी के बारे में सब कुछ जानता है। हमने इस केस से जुड़े हर शख्स से बात कर ली है, बस एक को छोड़ के। क्या हुआ साहब? आपसे कुछ सवाल पूछने थे। हाँ। आप वो पवार का बच्चा समीर पवार की देखभाल करते थे ना? जी साहब। अच्छा, आपने वो काम समीर गायब होने से पहले छोड़ा था या बाद में छोड़ा था? मैंने काम नहीं छोड़ा साहब, वही मेरे को निकाल दिया। मेरे आने तक तो समीर बाबा उधर ही था, उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं साहब। मतलब तुम्हें पता नहीं है समीर मर चुका है? उसी दिन पता चला साहब, जिस दिन मैं बचा हुआ पगार लेने गई थी। पवार साहब ने खुद मेरे को बोला, बहुत मासूम बच्चा था साहब, बाप का ध्यान ही नहीं था उसकी तरफ। अच्छा, आप काम छूटा है तो गुजारा कैसे चलता है तुम्हारा? काम तो किधर ना किधर मिल ही जाएगा साहब। मैं चलूं, मेरे को देर हो रही है। तुम वो गोदावरी को कैसे जानती हो? कौन गोदावरी साहब? जिसके साथ अभी बात कर रही थी। अच्छा, वो ताई के बारे में पूछे? हाँ। वो मेरे को मोहिते साहब के यहाँ ऋषभ बाबा का आया का काम दिलाई थी। मतलब वो तब से पहचान है उसकी। वो यही काम करती है ना, मतलब औरतों को आया का काम दिलाती है और कमीशन लेती है। मतलब सोलापुर में जितने ऋषभ जैसे मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनके पास आया को ये गोदावरी बेचती है? हाँ साहब। ठीक है, जाओ तुम। हाँ। कोई था जो इन मासूम बच्चों से उनके जीने का अधिकार छीन रहा था। कहना मुश्किल था कि उस दरिंदे की जान लेने की भूख इस हद तक शांत हुई थी या फिर उसके पागलपन की चपेट में अभी और बच्चे भी आने वाले थे। और तभी पुलिस के हाथ एक ऐसी कामयाबी लगी जिससे इन मासूम जिंदगियों को इंसाफ दिलाने और उन्हें आजाद कराने की उम्मीद नजर आने लगी। भोसले, इस गोदावरी पे कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों के नहीं, सभी बच्चों के किडनैपिंग के बारे में उसे कुछ ना कुछ तो पता है, क्योंकि इन सभी घरों में आया को उसी ने भेजा है। गोदावरी का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इस केस के साथ। इसका मोबाइल ट्रैकिंग पे ले लो और 24 घंटे उस पर नजर रखना। हाँ, ओके सर। सर, बच्चों के बारे में गोदावरी को यही प्यून इन्फॉर्मेशन देता है। ये मेंटली चैलेंज बच्चों के स्कूल में काम करता है। जब हमने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि साहब,
वो मेरे को बोली थी कि वो उन बच्चों को आया दिलाने का काम करती है। अगर मैं उनको उस बच्चे का नाम और एड्रेस दूंगा तो वो मेरे को पैसा देगी। आज तक कितने लड़कों का नाम दिया तूने उसे? टोटल बोले तो 6 साहब, 5 लड़के और 1 लड़की। इसका मतलब एक लड़की भी है जिसका हमें अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जितनी भी लाशें मिली वो सब लड़कों की थी। सर इस गोदावरी का एक अफेयर भी है, वो भी अपने से 10 साल छोटे लड़के के साथ। ये देखिए सर, ये लड़का, वो जब भी गोदावरी को मिलने के लिए आता है तो काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। जब हमने प्यून के पास इस लड़के के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि ये तो मालूम नहीं साहब कौन है, पर दोनों का चक्कर चल रहा है ये पक्का है। उनकी जेब भी भारी है और बहुत खर्चा करते हैं साहब। गोदावरी और उसके आशिक को उठाने का टाइम आ गया है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है उनके खिलाफ। सर आइए सर, इनकी 8 साल की बेटी 1 महीने से लापता है और वो भी सर वैसी ही बच्ची है। आइए बैठिए। कहाँ से गायब हुई आपकी बेटी? उसके स्कूल से साहब, छुट्टी होने के टाइम में उसको लेने को गई, लेकिन मेरी सरस्वती मेरे को वहां नहीं मिली साहब। कमाल है, 1 महीना हुआ बेटी गायब हुए, आज आपको होश आया है? साहब इसका गलती नहीं है, गलती मुझसे हुआ। जूता मारो मुझको साहब, ये तो रोज रोती थी यहाँ आने के लिए। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं साहब, और ऐसे बच्चे को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा चाहिए। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि उसको अपने पास बुला लूं, और जब वो गायब हुई तो मुझे लगा कि भगवान ने मेरा दुख सुन लिया। इस औरत को कभी तुम दोनों ने देखा है? नहीं साहब। किसको? हाँ साहब, साहब ये मेरे घर आया था साहब। घर आया था? क्यों? पीछे धन्यवाद। बैठिए। मेरा नाम अविनाश है, मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ। मतलब एक ऐसी संस्था जो ऐसे बच्चों की मदद करती है, इनके दुख दर्द को समझती है। हम जानते हैं कि ऐसे बच्चों के खर्च और इनकी जिम्मेदारियां उठाना कितना मुश्किल है, और आप जैसे गरीब लोगों के लिए तो और भी मुश्किल है। लेकिन इंसान के रूप में ही तो भगवान आते हैं, और मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ऐसे बच्चों के दुख दर्द को बांट रहा है। तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? बहुत नेक इंसान है वो, सबकी मदद करते हैं। आप बस सरस्वती को उनके पास जाने दीजिए, फिर वो इसका लिखना पढ़ना, इसका पहनना, खाना पीना सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे, और आपका भी बोझ कम हो जाएगा। बस आप सरस्वती को उनके पास जाने दीजिए। ऐसे कैसे किसी को अपनी बच्ची देती है साहब? मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया साहब। तुम्हारे मना करने के कितने दिन बाद सरस्वती गायब हुई? साहब 4-5 दिन बाद साहब। भोसले, गोदावरी और उसके समाज सेवक आशिक को उठा के ले आओ। ओके सर। साहब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं अविनाश ने उन बच्चों के साथ किया क्या। वो तो मेरे को बोला कि कोई बहुत भला आदमी है जो ऐसे बच्चों को पालता है, तो मेरे को ऐसे बच्चों के एड्रेस बता देगी तो तेरे को भी कमीशन मिलेगा साहब। फिर साहब मैंने जिधर जिधर आया भेजी थी वो एड्रेस उसको दे दी। उसने और मांगा तो मैंने स्कूल के प्यून को पटाई, फिर उसने मुझे वो एड्रेस देना शुरू किया, फिर मैं उसको देती थी साहब। गोदावरी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये सोशल वर्क करने वाला भला आदमी बच्चों के बदले तुम्हें पैसे क्यों दे रहा है? तुम क्या सोचोगी कमीशन के साथ तुम्हें आशिक जो मिल गया? खुद बोलेगा या हम बुलवाए? भोसले, मैं बताता हूँ। एक आदमी है साहब जिसे मेंटली चैलेंज्ड बच्चे चाहिए थे, और मैं ऐसे बच्चे किडनैप करके उसे देता था साहब, और उसके बदले वो बहुत अच्छे पैसे देता था साहब। कौन आदमी? नाम क्या है उसका? साहब नाम, एड्रेस, नंबर मुझे कुछ नहीं पता साहब। उसने अपनी पहचान मुझसे कभी नहीं बताई साहब। हर अमावस्या और पूर्णिमा से पहले मुझसे वो एक बच्चा लिया करता था साहब। उसे 7 लड़के चाहिए थे साहब। पिछले अमावस्या को मैं उसे एक लड़का नहीं दे पाया, कोई किडनैप करने के लिए नहीं मिला साहब। कल भी पूर्णिमा है, क्या कल के लिए भी तूने उसे कोई बच्चा दिया है? साहब उसे कुल 8 बच्चों की जरूरत थी। लास्ट पूर्णिमा के लिए
उसे एक लड़की की जरूरत थी साहब, और मैं वो लड़की 1 महीने पहले उसे किडनैप करके दे दिया था साहब। मतलब सर सरस्वती माने अब तक जिंदा है? इससे पहले वो भेड़िया उस बच्ची को अपना शिकार बनाए, हमें उसे बचाना चाहिए। तूने देखा है ना उसे, कैसे दिखता है वो? देख, उस बच्ची को बचाने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर तूने गलत हुलिया बताया ना, तो वो जब पकड़ा जाएगा, तुम्हारा जेल में रहने के लिए इंतजाम अभी कर देता हूं मैं, समझे? बता जल्दी। ये जी साहब, यही है वो आदमी। भोसले, टाइम बहुत कम है, इसे पकड़ने के लिए मोबाइल ट्रैकर की जरूरत पड़ेगी। ओके सर। सिग्नल यहीं का दिखाई दे रहा है, यहाँ से करीबन 10 मीटर की दूरी पर। चल उठ जा। अरे उठना, अरे उठना, चल उठ। बहुत गहरी नींद में सोने वाली है तू आज। उठ उठ। सर, सिग्नल की स्ट्रेंथ पूरी आ रही है, इसका मतलब है वो लोग पक्का यहीं पर है। ठीक, बैटरी बंद करो। चलो। पोजीशन लो। ले जाओ। जा खड़े रह। इतने सारे बच्चों को क्यों मारा तुमने? एक अच्छे तंदुरुस्त संतान की प्राप्ति के लिए, जो सौरभ की तरह हम पर बोझ ना बने। बस कि डॉक्टर ने भी जवाब दिया था कि अब सारे बच्चे ऐसे ही पैदा हो। और ये तंदुरुस्त बच्चा पाने का तरीका किसने बताया तुमने? मेरी बीवी ने। ये मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई। इसने कहा कि कोई पिछले जन्म का शाप है मुझ पर। उसने बताया कि अगर मैं 4 अमावस और 3 पूर्णिमा को एक ऐसे ही बच्चे की बलि दूं और चौथे पूर्णिमा को एक बच्ची की बलि चढ़ाऊं तो मैं शाप मुक्त हो जाऊंगा। हमें अच्छे और तंदुरुस्त बच्चे की प्राप्ति होगी। इसके बहुत सिद्ध करने के बाद ही मैं ये सब करने के लिए मान गया। और तुमने अविनाश से बच्चे किडनैप करवाए, लेकिन उसने तो तुम्हें 6 लड़के दिए थे। ये 7वां बच्चा कहां से आया? वो मेरा बेटा सौरभ था। सिर्फ एक बच्ची की बलि बाकी। अगर आप लोग हमें नहीं पकड़ते तो वो भी पूरी हो। अपने खुद के बेटे की बलि चढ़ाई तुमने? तुम लोग इंसान नहीं हो और यहां बाहर रहने के लायक नहीं हो। भोसले, इन्हें इनके असली जगह पहुंचाओ। हमारे संविधान में हर नागरिक के पास समान अधिकार हैं, लेकिन जब भी कोई सामान्य से अलग दिखने वाला सामने आता है तो या तो मन में दया भाव उमड़ते हैं या फिर घिन आती है। सामान्य आदमी ऐसे लोगों पर समानता का अधिकार वर्जित समझता है और इसके परिणाम घातक होते हैं। इंसान अपने ही बच्चों को खा जाता है और जानवर से भी बदतर श्रेणी में पहुंच जाता है। और यही किया था राजेश और उसकी पत्नी ने अपने और दूसरों के मासूम बच्चों के साथ।
राजेश शिर्के को 7 बच्चों के कत्ल के लिए, राजेश की पत्नी को जुर्म को उकसाने के लिए और उसमें भागीदार होने के लिए, और अविनाश को बच्चों को अगवा करने के लिए कड़ी सजा हुई। हिंदुस्तान जहां अपनी आजादी की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं आज भी इंसान को जरूरत है दिमागी गुलामी से आजाद होने की। इंसान आज भी अंधविश्वास, अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या जैसी विकृतियों का गुलाम है। इंसान और समाज को सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी आजाद होने की जरूरत है, और तभी पूरा होगा हर व्यक्ति और देश का पूर्ण स्वराज का नारा। मानसिक रूप से असहाय 7 बच्चे इसी दरिंदगी का शिकार बने आजाद हिंदुस्तान में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। बेटी, ये क्या? विनर्स आगे बैठता है और लूजर्स पीछे। You're absolutely right बेटा। अब बता कितनी स्पीड पे चलाऊं? पापा फुल स्पीड। ओके। अरे खबरदार, जो 60 से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई तो। ओके मैडम, जैसी तुमसे इच्छा। पापा पुलिस ऑफिसर होके भी डर गए। बेटा मैं कितना भी बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाऊं, असली बॉस तो पीछे वाली सीट पे है। कायपन बोलता तुम्ही। कब से गायब हुई है तुम्हारी पोती? 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए आपकी पोती गायब है। और आप अब आ रहे हैं, कंप्लेंट लिखवा ना। क्या नाम है उसका? प्रिया, 23 साल की है। सर ये लड़की की फोटो। अरे हाईवे पे अकेली लड़की। ये आगे ढाबे तक लिफ्ट दे देंगे प्लीज? ठीक है, आ जाओ। थैंक यू मैम, मैं बैग लेके आती हूँ। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। 69 साल पहले कई शहीदों की कुर्बानियों के बाद हमें आजादी मिली थी, पर क्या आज हम उस आजादी की महत्वता को समझ पा रहे हैं? हमारे देश का जो भविष्य है, शायद उनके लिए आजादी का वो अध्याय सिर्फ इतिहास के पन्ने हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है नया इतिहास लिखने का, आजादी का नया व्याकरण समझने का, ये समझने का कि हमें जितना खतरा बाहरी ताकत से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा अंदरूनी ताकत से है। आज आजादी अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्ति नहीं है, बल्कि उन बेड़ियों से मुक्ति है जो हमारे घरों में पनप रही हैं। आइए सर। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बेटी कैंप पर गई है, और कहां गई है
ये आपको नहीं पता। साहब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन पर माँ बाप की रोक टोक नहीं चलती। साहब वैसे भी वो हमारी बात सुनती कहाँ है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। राजाराम, कैसी बात कर रहे हो तुम? हमें तो ये भी पता नहीं कि प्रिया कहाँ चली गई है, और तुम बता रहे हो कि वो कैंप के लिए गई है। बाबा तुम शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना साहब से। हेलो सर, हाईवे पे इंस्पेक्टर तावड़े और उनकी फैमिली का मर्डर हो गया है। क्या? साहब, ऐसा नहीं कि हमने उसे फोन नहीं लगाया, हमने उसको कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन हमेशा स्विच ऑफ या आउट ऑफ कवरेज है। साहब, वो अपने मामा के यहाँ नागपुर गई है और वहां से वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई। मामा का नंबर है? जी जी, लगाइए। मैं अमरावती पुलिस स्टेशन से पीआई तांबे बोल रहा हूँ। अमरावती पुलिस स्टेशन से? कहिए क्या काम है? आप प्रिया को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ ना, मेरे पास ही रह रही है। वो कल ही अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे गई है पहाड़ों पर। उसका फोन भी नहीं लग रहा, लगता है शायद नेटवर्किंग नहीं है। पर हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा फोन करें। देखा साहब, मैंने कहा था ना कि अपने मामा के यहाँ ही गई है। अरे इन लोगों की तो उम्र हो गई है, इन्हें ना कुछ याद रहता है ना कुछ समझ में आता है। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। जैसे प्रिया आ जाए तो हमें खबर कीजिएगा। जी जी साहब, बिल्कुल। डार्लिंग, इस फैमिली पे नजर रखो, पता करना है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सठिया गए हो तुम दोनों, एक वो कलमुई और ऊपर से आप दोनों। जान ही ले लो मेरी। लेकिन राजाराम, हमें तो ये भी पता नहीं कि प्रिया इस वक्त कहाँ है, किस हालात में है, और तुमों की। अच्छा हुआ चली गई, अब ज्यादा ढिढोरा मत पीटो। मैं तो कहता हूँ मरी गई होगी तो अच्छी बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह से पहले ही वो हादसा हो गया है, और अब पुलिस भी आ गई है घर में। लेकिन राजाराम। बाबा तुम्हें राहू द्या, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आले प्रिया, मेरी बच्ची, कैसी है तू? अच्छी हूँ। तू कहाँ गई थी बेटा? बबलू कैसा है तू? प्रिया, आजो बा। आ गई तू बेटा। बेटा कहाँ गई थी तू? कितने परेशान थे हम लोग। आजोबा, मैं ट्रैकिंग के लिए गई थी। ट्रैकिंग के लिए गई थी या घुल खिलाने? हाँ अरे मैं सच में ट्रैकिंग के लिए ही गई थी। झूठ बोल रही है तू। पहले भी तूने कम घुल खिलाए थे। तेरी वजह से ही अपाहिज हुआ है। पैदा होते ही मर जाती ना तो अच्छा होता। तेरी वजह से पहली बार इस घर में पुलिस आई, कितनी बदनामी हुई हमारी, पता है तुझे? अब जा अपनी मनुष्य शक्ल लेके पुलिस स्टेशन और बता उन्हें कि तेरी इन करतूतों में हम शामिल नहीं हैं। अच्छा बेटा, तू बिना बताए गई थी ना, इसलिए तुझ पर सब नाराज है। बुरा मत मानना बेटा। प्रिया, ये तेरे हाथ पे क्या हो गया? कुछ नहीं आजोबा, वो ट्रैकिंग करते वक्त गिर गई थी। मैं पानी लेकर आती हूँ तेरे लिए। लीजिए, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। लीजिए ना, आप भी लीजिए। प्रिया आ गई। ये है हमारी बेटी प्रिया। प्रिया बेटे, नमस्ते करो। आपकी बेटी बहुत सुंदर है और हमें बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है। अरे वाह, फिर तो क्या बात है, शादी का मुहूर्त निकालते हैं जल्दी। ठीक है भाई साहब,
जैसा आप कहें। दीपक जी, अगर आपको प्रिया से कुछ अकेले में बात करनी है तो आप कर सकते हैं। आजकल तो लड़के लड़कियां करती ही हैं। जी जरूर। अरे प्रिया बेटे, इन्हें अपना कमरा दिखाओ। जाइए दीपक जी, जाइए जाइए, देखिए देखिए, जाओ बेटे जाओ। ताई आप आइए ना, मैं आपको घर दिखाती हूँ, आइए। राजा, तेरा दिमाग खराब हो गया? अपनी उम्र के आदमी के साथ तू प्रिया की शादी बना रहा है? अपना मुंह बंद रखो भाई, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। जितना जल्दी इसकी शादी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। मेहरबानी करके आप दोनों अपना मुंह बंद रखो। प्रिया, तुम तो मुझे पहली नजर में ही भाग गई। अरे ये क्या कर रही, मेरा हाथ क्यों मार रही है? अरे हाथ तो जोड़ो। चुपचाप नीचे जाके बोल कि तुझे मुझसे शादी नहीं करनी, समझा? आप बोलो, हाथ तो जोड़ो। हाथ मारो। हमें माफ कर दीजिए, हमें शादी नहीं करनी है आपकी बेटी से। नमस्ते। मैं उसे जान से मार दूंगा। पागल हो गया क्या? इस लड़की ने पागल कर दिया है मुझे। उस जैसे बेकार आदमी ने भी इसके साथ शादी करने से मना कर दिया। उसे उस बात का पता चल गया होगा। अरे तो मैं क्या करूं? जो कुछ भी हुआ है इस लड़की की वजह से हुआ है। जाके कहीं मर क्यों नहीं जाती, या फिर मेरी ही जान ले ले। मैं रेडी हूँ। प्रिया चाहती क्या थी? एक छोटे से शहर की मासूम सी दिखने वाली लड़की आखिर किस मंजिल की तरफ बढ़ रही थी? दुश्मनों ने जहां पुलिस ऑफिसर और उनकी फैमिली को मार गिराया था, प्रिया वहीं आसपास मौजूद थी। तो क्या प्रिया भी उन हत्यारों के गैंग का हिस्सा थी? एक तरफ जहां प्रिया दिन ब दिन रहस्यमयी होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ नागपुर पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी उन आतंकियों की दहशत को खत्म करने की। ऑफिसर अविनाश ने खुद ये बीड़ा उठा रखा था और लगातार रेड्स करके वो सबका सफाया कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिससे वो खुद भी चौंक गए। खबर तो पक्की है ना आपकी? बिल्कुल पक्की खबर है साहब, ये यहाँ से ही आएंगे। और आगे जाके बैठ सकते हैं क्या? नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, हो सकता है वहाँ लोगों में जाने में थोड़ी पीछे हो। सर, उड़ा दें या वार्निंग देनी है? वार्निंग की कोई जरूरत नहीं है। अलर्ट हो जाएंगे और हॉस्टेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ध्यान रहे हॉस्टेज को नुकसान ना हो।
उसे चेक कर। आ जाओ आ जाओ। सरहद के पार दुश्मनों से लड़ते हुए कम से कम ये तो पता होता है कि दुश्मन कौन है, लेकिन जब लोग देश के अंदर ही आतंक फैला रहे हों तो दुश्मन को पहचानना मुश्किल हो जाता है। नागपुर पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बड़ी हिम्मत दिखाते हुए 7 लोगों को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ने में कामयाब रही। प्रिया वापस आ गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहां गई थी, क्यों गई थी और उसके साथ क्या हुआ था। उसके आने से सिर्फ उसके दादा दादी खुश थे, उसके माता पिता तो उससे नफरत करते थे। पर ऐसा क्या हुआ था और वो कौन से हादसे की बात कर रहे थे जिसके बाद उन्हें प्रिया से इतनी नफरत हो गई थी? प्रिया! अरे राजू, जीतू, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तू कैसी है? एकदम अच्छी हूँ। और कैसा रहा तेरा ट्रेकिंग ट्रिप? बहुत अच्छा था। अगली बार तुम दोनों को भी ले चलूंगी। चलेंगे ना। पता है पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, वो आजी और आजोबा ने घबरा के रिपोर्ट लिखवा दी थी, पर अब सब ठीक है। मैं पुलिस स्टेशन होके आई हूँ। अरे यार मुझे बहुत डर लग रहा था। अरे यार इसमें डरने वाली क्या बात है यार, पुलिस वाले आके क्या तुझे डंडे मारेंगे? भाग नहीं। बहुत डीट है सर, कुछ नहीं बोल रहा। तो फिर किस काम का ये? उड़ा दो इसे, 7 की जगह 8 डाल देना रिपोर्ट में। राइट सर। तो फिर जितना मालूम है बकना शुरू कर। सर ये लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो इनके ट्रेनिंग कैंप में भी आते हैं। कौन है वो स्टूडेंट्स? नाम क्या उनके? नाम नहीं पता सर, पर उनमें एक लड़की भी है। और एक खास बात सर, उनका एक खास ड्रॉप पॉइंट है सर अमरावती शहर में, जहां उन तक इस काम के लिए पैसे और दूसरे मटेरियल पहुंचाए जाते हैं। मुझे सर बचा लीजिए, नहीं तो वो लोग छोड़ कर मार डालेंगे सर। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे बचा लीजिए। पता करो। चल पता करना शुरू कर। सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को बहला फुसला करके अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन उग्रवादियों को रोकने के लिए सबसे पहले हमें इनके रिक्रूटमेंट्स को रोकना होगा। आप एक काम कीजिए, आप सारे मॉल्स में, कॉलेजेस में और कॉफी शॉप्स में कड़ी निगरानी रखिए। और एक बात, आपको मैं एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, आप उस एड्रेस पर 24/7 सर्वेलेंस रखिए। ठीक है सर। ये उन उग्रवादियों का सस्पेक्टेड ड्रॉप पॉइंट है और यहाँ पे कोई भी आए या जाए आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ऑलराइट? बताइए सर। अब एक लड़का यहाँ से ग्रे टी शर्ट और ब्लू जींस में निकला है। हाँ, उसके पास बैग भी है। उसका पीछा करो, उस पर नजर रखो, लेकिन पकड़ना मत। हमें इस मामले की जड़ तक पहुंचना। जी जी सर। सर उस लड़के का नाम राजू है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, हिमाचल के रहने वाला है। हॉस्टल में जगह नहीं मिली इसलिए रूम लेके अकेले रह रहा है। पढ़ाई में एवरेज से बेहतर है, कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। कॉलेज में अटेंडेंस भी बहुत अच्छा है, सिवाय एडवांस फिजिक्स के क्लास के। ऐसा क्यों? सर उस क्लास का समय 2 से 4 होता है और वो उस समय अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर रहता है। कौन है ये 2 दोस्त? सर एक लड़का है और एक लड़की। उसके घर से हमें कुछ चीजें बरामद हुई हैं सर। जब तक मुंह नहीं खोलेगा तब तक पिटेगा। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। ये क्या है? ये तेरे बैग से मिला है? सर मुझे नहीं पता था सर बैग में ये सब है।
वो तो सर कॉलेज में किसी ने मुझे अप्रोच किया था और उसने कहा था सर अगर ये बैग तुम अपने पास रखोगे तो 5,000 रुपये मिलेंगे सर। सर मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ सर। सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी सर, घर वाले भी पैसे नहीं भेज पा रहे थे पढ़ाई के लिए। राजू, या तो तू हमें बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझता है या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सीधा सीधा बता, तेरे कॉलेज से और कौन कौन शामिल है इसमें? सर कोई नहीं है सर। फिर ये प्रिया और जीतू कौन है? सर वो तो दोस्त है सर, क्लासमेट्स है। जीतू तो सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और प्रिया पढ़ाई में अच्छी है तो सर नोट्स लेता हूँ सर। उनको नहीं पता था सर कि मैं बैग पहुँचाने के लिए पैसे ले रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक ये सच नहीं बोलता इसको उल्टा लटका के मारो। नहीं सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। तो राजू और जीतू तुम्हारे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं जानती उनके बारे में? नहीं सर, पर हुआ क्या है और मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? कुछ नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गैर कानूनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। वैसे ये राजू और जीतू को तुम कब से जानते हो? साहब जब से कॉलेज में एडमिशन हुआ तब से जानता हूँ। प्रिया मेरी दोस्त है और राजू हिमाचल का रहने वाला है। वो यहाँ अकेला रहता है। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर इसके अलावा। फिलहाल जा सकती हो, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाओ। जी सर। 1 मिनट सर, आपको याद है इसी लड़के के दादा दादी ने मिक्सिंग कंप्लीट लिखवाई थी। ये जब घर वापस आई तो ये हाजिरी लगाने को आई थी, तब आप नहीं थे सर। वैसे गई कहाँ थी तू? सर नागपुर के पास जंगलों में ट्रैकिंग के लिए गई थी सर। बहुत अच्छी जगह है सर, मैंने इन्हें फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे। हाँ सर, ये देखिए। घर वालों को बिना बताए गई थी? मैं बता के ही गई थी। अरे ये तो वही जगह है ना, यहाँ का निरंजन ढाबा बहुत मशहूर है। वो मक्के की रोटी और काली दाल बहुत मशहूर है वहाँ की। कल खाया था? हाँ सर, इतना दूर जाए और निरंजन ढाबे ना जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं गई थी वहाँ। सर क्या मैं अब जा सकती हूँ? ठीक है। थैंक यू सर। इस पे नजर रखो। ये निरंजन ढाबा मैंने अभी क्रिएट किया है, ऐसा कोई ढाबा है नहीं। झूठ बोल रही है ये। कुछ याद आया किसके लिए काम करती हो? क्यों दिए जाते हैं ये पैसे तुम्हें और कौन देता है? बोलो! इसे लॉकअप में डालो। ना इससे कोई मिलेगा ना इससे कोई बात करे। कंप्लीट आइसोलेशन में रहनी चाहिए। सर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है। 48 घंटों से उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है। न खाती है, न पीती है, न रिएक्ट करती है। कुछ भी नहीं बोल रहे सर। ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्यों कर रही हो ये सब? देखो प्रिया, मैं जानता हूं कि कोई बहकावा है, कोई मजबूरी है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो कौन मिलने आया तुमसे। प्रिया, मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है ये? बेटा, ये क्यों हुआ सब? मेरी बच्ची। मेरे पापा हमेशा से एक लड़का चाहते थे सर, पर मैं पैदा हो गई। वो मुझे प्यार तो करते थे पर दिल में हमेशा लड़के की ही ख्वाहिश थी। उसके बाद बबलू हुआ। बबलू और मुझ में 7 साल का फर्क है सर, पर बचपन में ही मैं उसकी माँ बन गई। फिर एक हादसे में बबलू अपाहिज हो गया और सारा कसूर मेरे माँ बाप ने मुझ पे डाल दिया।
पर वो लोग मुझसे नफरत करने लगे। मुझे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इन हालातों में जब मैं कॉलेज गई तो वहां अनिरुद्ध मिला। उसने मुझे सहारा दिया, हिम्मत दी। धीरे धीरे वो मेरे कॉलेज जाने की वजह बन गया। कॉलेज तो क्या, वो मेरे जीने की वजह बन गया, क्योंकि उसने मुझे अपने लिए लड़ना सिखाया, ताकत दी। देखिए साहब, हमारी बच्ची मुजरिम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहक जरूर गई थी। इसे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। इसके बदले मुझे। अंकल जी, हमें भी पता है किन हालातों की वजह से इसके कदम बहके, मगर शायद आपको भी याद होगा कि इसके बहके हुए कदमों की वजह से कितने लोगों की जान गई, कितने पुलिस ऑफिसर मारे गए हमारे। देखो बेटा, तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो ही मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मुश्किल वक्त और हालात कई बार इंसान को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। प्रिया के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। अपने साथ हुए बलात्कार और अपने परिवार के साथ साथ सारी दुनिया द्वारा अकेले छोड़ दिए जाने की वजह से उसने अपने हाथों में हथियार उठाया था, हिंसा को अपनाया था। लेकिन गलत कदम उठा लेना एक बात होती है और गलत रास्ते पर आगे बढ़ते जाना दूसरी। और अब देखना यह है कि क्या प्रिया इस बात को समझकर गलत रास्ते पर उठाए अपने कदमों को रोक पाएगी। क्या वो सही रास्ते पर लौटकर गुनाह और गुनहगारों से लड़ने में पुलिस की मदद करेगी, या उसका हिस्सा बनकर इस दलदल में और गहरी धंसती चली जाएगी। कोई नहीं, भाग के सारे चेक करो, सब चेक करो। कमन, उधर जाओ। सर, AK-47 सर जमा करो यहाँ पे। और इस जगह को सील करो, ये सब लेके आओ बाहर। सर ये तो बहुत बड़ी जीत है। You're right. पर एक अजीब सी बात नोट की तुमने। प्रिया के दिए हुए हर इंफॉर्मेशन से हमने जहां भी रेड लगाई वहां पे हथियार तो बरामद हुए, पर कोई पकड़ा नहीं गया। कोई है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। इनफैक्ट एक रेड से पहले हमें इंफॉर्मेशन थी कि उस घर में लोग मौजूद थे, पर जब वहां रेड लगाई सिर्फ हथियार मिले। वो कौन है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? हेलो, कांग्रेचुलेशंस प्रिया, तुमने जो पता दिया था वहां पे हमारी पुलिस टीम ने रेड डाली और बहुत सारे हथियार बरामद किए। हालांकि कोई पकड़ा नहीं गया, फिर भी तुम उन लोगों के टच में रहो और हमें खबर देती रहो। ओके सर। अंकल ये 10 बूंदी के लड्डू दे दीजिए। उस पुलिस ऑफिसर को अब मुझ पे पूरा भरोसा हो गया है। हेलो, पुलिस को लग रहा था कि प्रिया अब उनके साथ है। वो उसका इस्तेमाल करके उग्रवादियों के नेटवर्क को तोड़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन हकीकत उनकी उम्मीद से ठीक उलट थी। असल में ये प्रिया और उन उग्रवादियों की साजिश थी, उस बहादुर स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर एसीपी अविनाश को खत्म करने की, जो उनके गलत मकसद और नापाक मंसूबों के बीच में सबसे बड़ा कांटा बना हुआ था। ये जाल था उसे फंसाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। अब देखना यह था कि क्या वक्त रहते पुलिस या एसीपी अविनाश को इस हकीकत का पता चल पाएगा। क्या एसीपी अविनाश अपने आप को बचा पाएंगे? हाँ प्रिया। सर, करंजी हाईवे पे आज एक स्मगलिंग होने वाली है, रेड कार में कैश और वेपन्स की। क्या? अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगले 1 घंटे में होने वाला है और आपको वहां फौरन पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, कीप मी इन्फॉर्म्ड, ओके?
ओके सर। ऑलराइट। मुझे फौरन निकलना पड़ेगा। पापा आज तो मेरी पेरेंट्स मीटिंग है ना, प्लीज पापा चलो ना। बेटा आई एम सॉरी, मुझे काम पे जाना है ना। टेक केयर ऑफ हर। देशपांडे, प्रिया के इंफॉर्मेशन के मुताबिक करंजे रोड पे किसी लाल गाड़ी में वेपन्स की तस्करी होने वाली है। जल्दी से पता करो कि इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं और मुझे बड़ी नाका पे मिलो, ठीक है? ठीक। सर, खबरी का फोन था, बता रहा था कि प्रिया ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी बिल्कुल करेक्ट है। सब जैकेट पहन लो, मुझे भी दो। ठीक है सर, जैकेट निकालो। बेटी ये क्या? रुक जा। सर, लगता है ये वही वैन है। पाटिल, नैयर, तुम लोग जाके वैन को चेक करो, बाकी सब पोजीशन लो। बेटा बबलू, तुम्हारे माँ बाप को क्या इसी ने मारा? देखिए, ये दोनों खून प्रिया ने किए। क्या? उसने ऐसा क्यों किया होगा? साहब, बात यह है कि कुछ समय पहले कुछ गुंडों ने प्रिया के साथ रेप किया था। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? राजाराम नहीं चाहता था। राजाराम को लगता था कि बबलू की हालत प्रिया की वजह से हो गई है, इसलिए वो उससे बहुत नफरत करता था। कहता था कि वो तू मर जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। राजाराम हमेशा हॉस्पिटल में सिर्फ बबलू से मिलने जाता था, प्रिया से कभी नहीं मिलता था। इस बात का गुस्सा प्रिया के मन में बहुत दिन से पल रहा था, इसलिए उसने राजाराम मतलब एसीपी साहब, हेलो सर, प्रिया अपने माँ बाप को मार के यहाँ से भाग गई। क्या? और आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके वहां भेजने का प्लान भी उसी का है। ओह माय गॉड, उसे अरेस्ट करो। सब पाटिल, इट्स अ ट्रैप। वापस आ जल्दी। सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, बस एक चीज छोड़ के। मैंने अपने माँ बाप को मार डाला। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी पर्सनल रंजिश हम सबके मिशन से बढ़कर हो गई है। क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें ट्रेनिंग में? अरे हम सब एक मिशन लेके चल रहे हैं और तुमने उन्हें मारकर हम सब के लिए खतरा पैदा कर दिया है। आई एम सॉरी सर, पर मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम एक काम करो,
कुछ दिनों के लिए नागपुर चले जाओ, मैं वहाँ खबर कर देता हूँ। तुम्हें कुछ दिन वहाँ के जंगल के कैंप में रहना होगा। ओके सर। देशपांडे, कवर फायर। सर, कवर कर। सही कहा आपने, आपके पास टाइम बहुत कम है और सच तो यह है कि आपके पास टाइम है ही नहीं। आपको क्या लगा था मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ? कहां थे आप लोग? कहां थे आप लोग जब मेरे ऊपर जबरदस्ती हो रही थी? कहां थे आप लोग जब मेरा रेप करने वाले खुलेआम घूम रहे थे? उस वक्त मुझे जिसने सहारा दिया मैं उनके लिए काम करती हूँ। हमें अच्छी तरह पता था कि आप लोग मुझ पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हमने झूठी खबर आपके खबरियों तक पहुंचाई कि हमला होने वाला है। हमला तो होने वाला है, पर तुम्हारे लोगों पर। देशपांडे, कोई दिख रहा है क्या? नहीं सर, कोई नहीं दिख रहा। देशपांडे, सामने से सिविलियंस को बचा दिए। इनके हाथ लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तू जाकर रोक। लेकिन सर, कवर से बाहर निकले तो ये हम पर गोलियां चला देंगे। अरे मैं कवर फायर करता हूँ, तू जा। सर, जान की परवाह तो हम लोग भी नहीं करते। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर सिर्फ दहशत फैलाते हो। जो पुलिस तुम लोगों को बुरे लोगों से बचाती है, उनको मारने चली हो। इतनी कट्टरपंथी आती कहां से तुम लोगों में? पुलिस वालों को मारना चाहती हो ना तुम? अब मरेंगे, लेकिन तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और ये सब करके तुमने हासिल क्या किया? अपने अपाहिज भाई को अनाथ कर दिया, अपने लाचार दादा दादी को इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। ये हासिल किया तुमने। इसको मारते रहो जब तक ये ना बताए कि इसका सरगना कौन है, और अगर जरूरत पड़े तो इसके दादा दादी को अंदर डाल के उनकी भी खातिरदारी करो। उस बस को रोक और उसके अंदर घुस जा।
प्रिंसिपल साहब, कॉलेज में बैठने के दिन बीत चुके हैं, जेल जाने का वक्त आ चुका है। मगर इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? क्या तूने इन मासूम स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? उनको सही शिक्षा देने की बजाय उनका भविष्य बर्बाद किया। तेरी वजह से न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। अगर तू इन मासूम बच्चों को सही शिक्षा देता और ये आतंक का खेल ना खिलवाता तो हमारे न जाने कितने बहादुर अफसरों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। सब कुछ प्रिया ने बता दिया। चल ले चलो। वो लोग जिनकी ना तो कोई आइडियोलॉजी है और ना ही आतंक फैलाने की वजह, वो हमारे घरों की तरफ देखते हैं कि क्या कोई ऐसा है जिसे वो बहका सके, और फिर किसी एसीपी अविनाश जैसे पुलिस ऑफिसर को अपनी जान पर खेलना पड़ता है। अगर प्रिया को उसका हक मिला होता, उसे उसके हिस्से का प्यार मिला होता, तो क्या वो कभी ऐसा कदम उठाती? हम आजादी की बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सोच में आजादी ला पाए हैं? देश के बाहरी दुश्मनों से आजादी की 70वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी बनाई हुई बेड़ियों से हमें कब आजादी मिलेगी? और जिस दिन हम वो आजादी पालेंगे, उस दिन हम कह पाएंगे कि हमने पूर्ण स्वराज पा लिया है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।